मैं डॉक्टर मंजू मीना, एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, राजनीति विज्ञान विभाग। आज का अपना टॉपिक है मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इससे पहले मैंने आप लोगों को मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है बताया था, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्क्स के सभी विचारों का केंद्र जो है वह अर्थवाद है। मतलब कि मार्क्स के सभी सिद्धांतों में आर्थिक निर्धारणवाद जो है वो केंद्रीय स्थिति में रहा है, सेंटर में वह रहा है। और मार्क्स का ये मानना भी है कि अर्थ एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ व्यक्ति और व्यक्ति के विचार जो है घूमते रहते हैं। तो मार्क्स ने सामाजिक जीवन, समाज और सामाजिक संस्थाओं के इतिहास के अध्ययन के लिए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत। मार्क्स से पूर्व जो है हॉब्स जो है वह भी भौतिकवादी थे, भौतिकवादी विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन हॉब्स का जो भौतिकवाद है वह तकनीकी होने की जगह दार्शनिक जो है वह अधिक था। उसके बाद के जो विचारक हैं लॉक जो है, यद्यपि उन्होंने संपत्ति को केंद्र में रखा, परंतु उन्होंने उत्पादन की जो क्रियाएं हैं उनके स्थान पर वेद जो स्वामित्व है उस पर उन्होंने अधिक बल दिया। तो मार्क्स ने जिस इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है प्रस्तुत की है उसके कुछ पहलू उन्होंने निर्धारित किए हैं, और उसमें पहला जो तत्व मार्क्स ने बताया है वह है उत्पादन मानव की सर्वोत्तम क्रिया है। क्योंकि मनुष्य जो है जीवित रहना चाहता है, मनुष्य अपना सर्वोत्तमुखी जो है विकास करना चाहता है, अपना सर्वांगीण कल्याण करना चाहता है, और उसके लिए उसको जीवित रहने के लिए भोजन है, वस्त्र है, निवास स्थान है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। और मानव की ये जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वह स्वयं जो है नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्हें दूसरे व्यक्तियों के सहारे की, सहायता की ज़रूरत होती है, और दूसरों से मिलकर समूहों में वह उत्पादन करता है। तो जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए मार्क्स ये कहता है कि समाज और मानव के प्रयत्नों का परिणाम है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह कर सकता है। दूसरा तत्व जो मार्क्स बताते हैं उसमें मार्क्स ने कहा है कि समाज में हमेशा से ही दो वर्गों का अस्तित्व रहा है, और इन दोनों वर्गों के हित जो हैं वह अलग अलग हैं। क्योंकि समाज में अपने सभी सदस्यों को संतुष्ट करने या सभी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समाज जो है उत्पादन नहीं कर पाता है, और उस कारण से जो है निर्धन लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उनमें जो है असंतोष की भावना जो है उत्पन्न होती है, और यह असंतोष जो है आंतरिक दबाव और संघर्ष को उत्पन्न करता है। मार्क्स को ये लगता है कि यद्यपि प्रारंभ में जब मनुष्य को वास्तव में ये पता नहीं चला कि मतलब कि हमारी आवश्यकताएं क्यों नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उस समय धर्म का भी प्रभाव था। तो धर्म के प्रभाव के कारण से मनुष्यों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि उसकी आवश्यकताएं जो है परलोक की वजह से जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं, या मतलब कि हमारी किस्मत ऐसी है जिस वजह से जो है हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, या हमारी आवश्यकताएं जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है मानव की जो है ये समझ में आने लगा कि धर्म की वजह से हमारी यह स्थिति नहीं है, धर्म जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मार्क्स ये मानता है कि समाज में जो है दो वर्ग रहे हैं, एक तो शोषक वर्ग और दूसरा जो है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग जिसके पास की उत्पादन के साधन होते हैं, और दूसरा जो वर्ग है जिसके पास की उत्पादन के साधन नहीं होते, श्रम के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करता है। तो इस आधार पर दो वर्गों के अस्तित्व के आधार पर मार्क्स ने जो है
मानव इतिहास की 6 अवस्थाएं जो है वह निर्धारित की हैं कि जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मानव जो है किन किन अवस्थाओं से गुजरा है। उसमें पहली जो अवस्था मार्क्स जो बताते हैं वह है आदिम साम्यवादी अवस्था जो है। उसमें मार्क्स का ये कहना है कि उत्पादन की शक्तियाँ जो है बहुत कम थी, व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीमित थी। भोजन जो है प्राप्त करना और भोजन को शिकार के माध्यम से प्राप्त करना और उसके लिए छोटे मोटे जो है पत्थर, तांबे, कांसे और लोहे के हथियार जो है वो काम में लेते थे। और उत्पादन के जो साधन हैं उनके ऊपर व्यक्तिगत स्वामित्व उस समय नहीं था, सामाजिक स्वामित्व की वह अवस्था थी। और उस अवस्था में न कोई शासक था और न कोई शासित, सभी जो है इक्वल थे, बराबर थे। और इसको वह एक अच्छी अवस्था जो है मान करके चल रहा है। दूसरी अवस्था जो मार्क्स बताते हैं वह है प्राचीन अवस्था। इसे मार्क्स ने जो है दास पद्धति की अवस्था भी कहा है। इस अवस्था में कृषि का जो है विकास हो चुका था और कृषि का विकास होने के कारण से दास प्रथा जो है वह भी अस्तित्व में आ चुकी थी। और इसी कारण से समाज जो है 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक जमींदार वर्ग और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग जो है। और इसके लिए मुख्यतः जो है मार्क्स ने जो है ग्रीक जो राज्य हैं एथेंस और स्पार्टा जो है उनके उदाहरण जो है मुख्यतः इसके लिए दिए हैं। तीसरी अवस्था जो मार्क्स बताते हैं वह है सामंतवादी अवस्था। इस अवस्था तक आते आते समाज जो है 3 वर्गों में जो है विभक्त हो चुका था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और भूमिहर श्रमिक जो हैं, मजदूर जो हैं। और 13वीं और 14वीं शताब्दी में आते आते जो है ये स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट जो अवस्था मार्क्स जो बताते हैं वह है पूंजीवादी अवस्था। इस अवस्था में सामंतवादी जो अवस्था थी वह समाप्त हो चुकी थी और पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका विकास जो है प्रारंभ हो चुका था। तकनीकी विकास है और बिजली का विकास जो है, ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन जो है यहाँ तक आते आते जो है हो चुके थे। और समाज जो है 2 वर्गों में विभक्त हो गया था, एक तो पूंजीवादी वर्ग और दूसरा जो है श्रमिक वर्ग। और इन दोनों वर्गों में संघर्ष जो है लंबे समय तक जो है चलता है। और संघर्ष के पश्चात जो है पूंजीवादी व्यवस्था जो है वह समाप्त होती है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वर्ग, जो कि नेक्स्ट जो है अगली जो है अवस्था मार्क्स बताता है, उसका जो है उदय जो है होता है। और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के संबंध में मार्क्स ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद तब तक रहेगा जब तक कि पूंजीवादियों के तत्व जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाते हैं। उसके बाद जो है अंतिम अवस्था जो है मार्क्स जो है साम्यवादी अवस्था जो है वह बताते हैं। और इसके संबंध में मार्क्स ये कहते हैं कि इस अवस्था का जो प्रादुर्भाव है वह सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग की देखरेख में जो है वह होता है। और इसकी मुख्य जो विशेषता है, इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता है ये है कि एक तो यह समाज वर्ग विहीन होगा, राज्य विहीन होगा, उत्पादन के जो साधन हैं वो समाज के नियंत्रण में होंगे, कोई भी शोषक और कोई भी शोषित नहीं होगा, अपनी योग्यता के अनुसार जो है प्राप्त करेंगे। और व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वह न्यूनतम आवश्यकताएं जो है इसमें पूरी होंगी, ऐसा जो है मार्क्स मान करके चलता है। और ये जो ऐतिहासिक अवस्थाएं हैं, इन ऐतिहासिक अवस्थाओं के आधार पर मार्क्स जो है ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी समाजों में, सभी अवस्थाओं में व्यक्ति जो है प्रकृति का शोषण जो है वह करते हैं। और दूसरी बात जो है मार्क्स बताते हैं वह कि सभी समाजों में प्रकृति की जो उपलब्धियां हैं वह भिन्न भिन्न जो है वह रही हैं। और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी नहीं होती हैं और इसी कारण से समाज में जो है संघर्ष विद्यमान रहता है।